आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विदेशों में जमा कालेधन के मामले में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। विदेशों में ब्लैक मनी रखने वाले खाताधारकों पर सरकार का शिकंजा और कसने जा रहा है। राज्यसभा में आज कालेधन पर बिल पास हो गया है। बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कालेधन की समस्या से निपटने के लिए लाया गया कड़े प्रावधानों वाला बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है और राज्यसभा में भी इसको पास करा जा चुका है। ये बिल कालेधन का राज्यसभा में पास हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। विदेशों में जमा कालेधन के मामले में मोदी सरकार की एक बड़ी कामयाबी। ब्लैक मनी रखने वाले अकाउंट होल्डर्स पर अब जो सरकार है उसका शिकंजा और कसेगा और दायरा यहां पर बढ़ेगा। आपको बताते हैं कालेधन पर पास हुए बिल के अहम प्रावधान क्या हैं। इस बिल के तहत विदेशों में जमा ब्लैक मनी रखने वालों पर नया कानून लागू होगा। ब्लैक मनी पर 30% टैक्स और 30% जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, कालेधन का खुलासा नहीं करने पर 30% टैक्स और 90% जुर्माना लगेगा। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। समय सीमा का खुलासा बाद में किया जाएगा। विदेशी बैंक खाते और संपत्ति की जानकारी देना जरूरी है। हालांकि घरेलू ब्लैक मनी के लिए कानून लागू नहीं होगा। ये इस बिल की बड़ी बातें हैं और पेनाल्टी 120% टोटल मिलाकर है। और हम बात इलाहाबाद की कर लेते हैं, जहां बाधित दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। रेलवे ट्रैक के किनारे पीएसी आरपीएफ तैनात की गई है। इसके अलावा मिर्जापुर इलाहाबाद सड़क मार्ग खुल गया है। बस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने रेल सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया है। बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बीरपुर पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। इसके अलावा घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया था। कोई बुझा दिया है कहीं, तो भयंकर से पकड़ लेता है। दिनेश सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी दिनेश, हालात क्या बने हुए हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल निहारिका, हालात बेकाबू हो गए थे एक तरीके से देखा जाए। उसके बाद पीएसी और आरएफ मंगाई गई और उसके बाद जब पूरे रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे पीएसी लगा दी गई और आरएफ लगा दी गई, तब कहीं जाकर के ट्रेनें वहां से रवाना हुई। तकरीबन 5 घंटे के आसपास 2 दर्जन के आसपास ट्रेनें अपनी अपनी जगह फंसी रही, जिसमें करीब 3 दर्जन के आसपास यात्रियों की तबीयत भी खराब हो गई जो ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल समय रहा होगा यात्रियों के लिए। सड़क मार्ग भी इस समय खोल दिया गया है और करीब 5 थानों की पुलिस फोर्स और 3 कंपनी पीएसी वहां पर तैनात कर दी गई। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने सेक्टर 10 में कॉल सेंटर पर छापेमारी करके 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट को सस्ते दाम में देने का झांसा देकर ठगी किया करते थे। पुलिस के मुताबिक यहां लोग अब तक 1.5 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। आरोपी असम के किसी शख्स से लोगों का डाटा लिया करते थे। 50,000 लोगों की डाटा के बदले 30,000 रुपए उस शख्स को दिया करते थे। इस डाटा पर 3 से 4 महीने तक काम होता था। आरोपी पकड़े जाने के डर से दिल्ली एनसीआर के दूर दराज के लोगों को निशाना बनाया करते थे। ये उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र समेत कई राज्यों के करीब 10,000 लोगों को ठग चुके हैं। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बड़ी संख्या में सिम कार्ड मिले। इतना ही नहीं, आरोपी बैंक से लोगों के अकाउंट संबंधित जानकारी जुटा लेते थे और फिर बैंक कर्मी बनकर उनके बैंक अकाउंट के नाम पर ऑफर दिया करते थे। ऐसे में आरोपी अपने अकाउंट में रुपए डलवाते थे और फिर ना प्रोडक्ट देते थे और ना ही पैसे वापस करते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी भूपेंद्र, संजीव, आकाश मिश्रा हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड भूपेंद्र उर्फ भानु बताया जा रहा है। सेक्टर 10 में ये रैकेट चल रहा था जिसका मुख्य सरगना भूपेंद्र भानु था। इसमें 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों की किसी वेंडर से या किसी व्यक्ति से खरीद लेते थे और इसका जो मुख्य तरीका ये था कि एनसीआर या दिल्ली के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे थे, ये दूर दराज के लोगों को टारगेट कर रहे थे। उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब इनके पास होती थी तो बैंक का एम्प्लॉय बनकर उनसे फोन से बात करते थे, उन्हें विश्वास दिला देते थे कि हम जेन्युइन हैं और बैंक से बोल रहे हैं। फिर उनसे ओटीपी, सीसीवी नंबर लेके और उनके खाते से ट्रांजैक्शन कर लेते थे। इस पूरी ठगी में इन्होंने एक चीज का ख्याल रखा था कि बड़ा ट्रांजैक्शन ये नहीं करते थे। सारे ट्रांजैक्शन 8,000 से 10,000 के बीच के हैं।
आगे बढ़ते बदायूं में 87 लाख का चेक क्लियरेंस में फर्जी पाया गया। फर्जीवाड़े के तार कोलकाता से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक में 87 लाख 20 हजार का चेक क्लियरेंस के लिए आया था। ये चेक जनता ईट उद्योग नाम की फर्म के अकाउंट में जमा हुआ। ये अकाउंट सैयद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन नवाब हसन का है। बैंक मैनेजर ने जब चेक को जांचा तो पता चला कि चेक कोलकाता की एक नामी फाइनेंस कंपनी से इशू हुआ था। जांच के बाद पता चला कि फाइनेंस कंपनी ने जुलाई 2014 में सिर्फ 1,630 रुपए का ये चेक इशू किया। ऐसे में ये जांच बैंक जो करा रहे हैं कि सिर्फ 1,630 रुपए का चेक 87 लाख 20 हजार का बन कैसे गया। जो पार्टी है जिसने चेक इशू किया है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, उसने हमें बताया कि चेक 1630 रुपए का उन्होंने इशू किया था। ये जो अकाउंट है वो चेक ब्रांच जो है कलकत्ता में है। कलकत्ता से ये चेक जारी हुआ है, लेकिन इसके अलावा कलकत्ता से क्या संपर्क है इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला सामुदायिक केंद्र से जुड़ा है। प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों ने होटल व्यवसायियों से मिलीभगत कर सामुदायिक केंद्र को 3 स्टार होटल में तब्दील कर दिया है, जहां कैमरे का किराया कई हजार रुपए लिया जाता है। एक रिपोर्ट। मुरादाबाद प्राधिकरण का गड़बड़ झाला, अफसरों और होटल कारोबारियों का गठजोड़, सामुदायिक केंद्र को 3 स्टार होटल में बदला, घोटालों का प्राधिकरण। हमेशा सवालों में रहने वाला मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का एक और कारनामा सामने आया है। प्राधिकरण के अफसरों और कर्मचारियों ने सामुदायिक केंद्र को 3 स्टार होटल में तब्दील कर दिया। ये पूरा खेल होटल कारोबारियों की मिली भगत से अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि होटल बनाने के बाद सामुदायिक केंद्रों में एक एक कमरे के रेट 3 से 4 हजार रुपए तक हैं। और तो और सारे नियमों को ताक पर रखकर सामुदायिक केंद्र में शराब के बार तक खोल दिए गए। प्रशासनिक तंत्र की इसमें थोड़ी कमी है, क्योंकि जब लीज पे दिया गया था तो केवल इस वजह से दिया गया था कि आम जनता को विकसित होकर वो सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। लेकिन उसके बाद प्रशासनिक तंत्र ने कहीं भी ये निगरानी नहीं रखी कि बैंकेट हॉल बनाकर उसका जो पूरा स्वरूप बदल दिया गया, होटलों में तब्दील कर दिए गए। वो होटल के लाइसेंस भी उन इमारतों पर जारी हो गए, उनके जो टैक्सेस वगैरह भी जमा हुए। लेकिन हमारे प्रशासनिक तंत्र ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये होटलों में कैसे तब्दील होते चले गए। होटल कारोबारियों के रसूख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्राधिकरण के अधिकारी भी इन पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण के वीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या लीगल एक्शन हो सकता है, कहां पर इसमें जो है त्रुटि हुई है, इसका एक वो जो है कार्यालय परीक्षण करा रहे हैं और उसके बाद इस पर कार्रवाई हम करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इन होटल को वापस जनता का सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा या फिर प्राधिकरण के अफसर एक बार फिर होटल कारोबारियों के आगे घुटने टेक देंगे। दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। आगे बढ़ते बागपत में गर्भवती महिला का गर्भाशय काटने के मामले में खबर का असर हुआ है। सीएमओ रविंद्र कुमार मिश्रा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही जिले में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। कई झोलाछाप डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पीड़ित महिला की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि दोघड़ थाना इलाके में झोलाछाप महिला डॉक्टर ने महिला का गर्भपात किया था। इस दौरान महिला की आंत और गर्भाशय काट दिया गया, लेकिन इस बात का पता तब चला जब महिला को तबीयत खराब होने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेकअप के दौरान महिला की एक आंत गर्भाशय काटने का पता चला। घटना के बाद से ही झोलाछाप महिला डॉक्टर फरार है। डिलीवरी टाइप कुछ हुई है जिसमें डैमेज हुआ, ऐसा आरोप है। उसके बारे में जांच कराई जा रही है। उसका मामला क्लियर होने के बाद पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद बताएंगे उसको क्या आगे क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं। डॉक्टरों को छापा मारा जा रहा है, पकड़ की जा रही है, उनको वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। उनको एफआईआर भी किया गया है 2-4 डॉक्टरों का। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। राजधानी लखनऊ में लोग महफूज नहीं हैं, बदमाश बेखौफ हैं। यहाँ के गोसाईगंज इलाके में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपति की पीट कर हत्या कर दी। वारदात के वक्त बुजुर्ग दंपति घर पर अकेले थे। बताया जा रहा है कि बदमाश लाखों का कैश कीमती सामान लेकर फरार हो गए। डबल मर्डर के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। गोसाईगंज के बक्स गांव में 82 साल के डलई अपनी पत्नी 80 साल की पत्नी प्यारा
और अपने एक बेटे 2 पोतों के साथ रह रहे थे। बुजुर्ग दंपति ने 3 लाख रुपए बैंक से निकालकर घर में रखे थे। बदमाशों के हमले से जख्मी डलई ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि घायल पत्नी की अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस को वारदात के पीछे परिवार के किसी परिचित का हाथ होने का शक है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 3 लाख रुपया निकाले थे बैंक से ईटा लाने के लिए, घर बनवाने के लिए। तो एक व्यक्ति इनके घर आया है और उससे पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया तो डंडे से मार दिया। इसमें डलई की मृत्यु हो गई। डलई 82 वर्ष की है। इनकी पत्नी प्यारा को भी मारा। प्यारा ट्रामा सेंटर में जाके खत्म हो गए। उधार पैसा का मामला था, कैसे क्या? नहीं, उधार नहीं, एक घर बनवाने के लिए पैसा लाए थे, बैंक से निकाले थे। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करा है। केंद्र ने कहा है कि ये योजना सिर्फ प्रतीकात्मक है, इसमें सांसदों की भूमिका सिर्फ परामर्शदाता की है। लिहाजा एक बार फिर इस योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल इस योजना पर याचिकाकर्ता सीबी पांडे ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस योजना से ग्राम सरकार के स्वरूप को नुकसान पहुंचेगा और बिना किसी फंड के सिर्फ एक गांव को गोद लेना दूसरे गांव के साथ अन्याय है। इसके बाद केंद्र सरकार का हलफनामा सामने आया। ये आपको बता दें कि ग्राम सरकार का मसौदा हमारे संविधान में है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों को 29 विभागों के अधिकार हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने इन विभाग के अधिकारों के लिए नियमावली बनाई है। इसके चलते ग्राम पंचायतें में सरकारी विभागों की कठपुतलियां बनकर रह गई हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में स्कूल की छत गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए। यहां के रबुपुरा में बने दुर्गा पब्लिक स्कूल की छत गिरने से घायल हुए छात्र छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्कूल मैनेजमेंट के लोग फरार हैं। राज्य सरकार के मंगलवार को आए भूकंप के बाद आज सभी स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दे दिए गए थे राज्य सरकार द्वारा। बावजूद इसके दुर्गा पब्लिक स्कूल में छुट्टी नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि तेज आंधी के चलते सीमेंट से बनी स्कूल की छत टूटकर सर पे गिर गई। इसकी चपेट में आने से छात्र छात्राएं घायल हो गए। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने स्कूल की मान्यता की जांच के साथ साथ सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। और अब बात उन्नाव के ऐसे सरकारी स्कूल की जो निजी स्कूलों को भी मात दे रहा है, चाहे पढ़ाई का मामला हो, अनुशासन का या फिर साफ सफाई का। उन्नाव के स्कूल के छात्र किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। खास बात यह कि स्कूल को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। सीमा, ये बताओ चंद्रशेखर आजाद कहाँ के रहने वाले? बदरका के रहने वाले थे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम? श्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री अखिलेश यादव। ये बच्चे देश के किसी बड़े महानगर के किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल के छात्र नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक सरकारी स्कूल के। तेंदुआ हिरनकुद्दी के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाएगा कि ये प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है। रास्ते में लगे रंग बिरंगे झंडे, खेलने के लिए वॉलीबॉल का नेट, खूबसूरत बगीचा और साफ सुथरे घरों में हर क्लासरूम के बाहर रखा पानी किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। खास बात यह है कि यहाँ प्रधान शिक्षिका अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा स्कूल के बच्चों पर ही खर्च करती हैं। 20 वर्ष हो गए मुझको नौकरी करते हुए और मैंने विद्यालय को अपना हमेशा घर समझा है। मैंने घर की प्राथमिकताएं थोड़ा कम की, लेकिन बच्चों की प्राथमिकताओं के लिए मैंने अथक मेहनत की। साफ सुथरे माहौल में बेहतर शिक्षा देने के लिए तेंदुआ हिरनकुद्दी गांव के इस सरकारी स्कूल को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। कुल मिला के जो पब्लिक स्कूल में संसाधनों की हम बात करते हैं, उन संसाधनों के सापेक्ष हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। हमारे अध्यापकों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और जनपद में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो पब्लिक स्कूल कहीं बेहतर संसाधन दे रहे हैं। आज जहां देश भर में सरकारी स्कूलों के छात्रों को कम करके आंका जाता है, वहीं तेंदुआ हिरनकुद्दी गांव के सरकारी स्कूल ने एक नई मिसाल पेश की है, जो प्रदेश के बाकी सरकारी स्कूलों के लिए भी एक नजीर बन सकती है। प्रसून शुक्ला, जी मीडिया, उन्नाव।